राम राम दोस्तों, मैं पीएल सर अपने यूट्यूब चैनल पीएल सर पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक बार पुनः आपका स्वागत है। पिछली क्लास अपनी जो रही थी संज्ञा एवं उसके भेद की रही थी, विकारी शब्दों की अपन चर्चा कर रहे थे। उसमें संज्ञा का जो पहला विकारी शब्दों का भेद था उसको संपूर्ण टॉपिक को अपन ने एक क्लास में पढ़ लिया था। बड़े अच्छे से आपको समझाया था, आपको समझ में आ गया। आज विकारी शब्दों के दूसरे भेद सर्वनाम एवं उसके भेद को लेकर के मैं उपस्थित हूं। जो अपनी 10th बोर्ड क्लास की जो सीरीज चल रही है व्याकरण की, उसमें अपना दूसरा टॉपिक आज का। आप ध्यानपूर्वक इस क्लास को देखें। आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब क्लास समाप्त होगी तो आपको 80% मैटर अगर आप ध्यान से देखते हैं क्लास में याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूं। तो चलिए आप जल्दी से जल्दी सभी क्लास को लाइक कर दीजिए और कम से कम 5-5 सदस्यों को सभी शेयर कर दीजिए और शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की क्लास सर्वनाम एवं उसके भेद, विकारी शब्दों का दूसरा भेद। चलिए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं टॉपिक अपना आज का सर्वनाम एवं उसके भेद। सर्वनाम जो है मित्रों, अपन बात करें, अपन ने पढ़ी पहले संज्ञा। क्या पढ़ी थी? संज्ञा पहला टॉपिक पढ़ा। तो संज्ञा का अर्थ था नाम तथा नाम, यानी संसार में जो कुछ भी अपनी आंखों के सामने है, जो दिखाई दे रहा है, अगर उसका कोई ना कोई नाम होता है तो वो संज्ञा होती है। वैसे ही सर्वनाम जो है उसका शाब्दिक या सामान्य अर्थ होता है सबका नाम। क्या होता है? सबका नाम। यानी ये दो शब्दों से मिलकर बना है सर्वधन नाम। सर्व का अर्थ होता है सभी का या सबका, नाम यानी नाम। अब यहां गौर करने वाली बात है, देखो सभी का नाम आ रहा है पीछे, और नाम क्या है? संज्ञा है। इसका मतलब क्या है? संज्ञा जो है उस संज्ञा की जगह ही प्रयुक्त होते हैं। तो सबका नाम, सभी के लिए प्रयुक्त होने वाला सबका नाम, ये जो है आप देखिए, पहले इतना देखते हैं। देखिए सर्वनाम, सर्वनाम का शाब्दिक या सामान्य अर्थ है सबका नाम। ये दो शब्दों से मिलकर बना है सर्व और नाम, सर्वधन नाम। सर्व का अर्थ होता है सबका या सभी का नाम यानी नाम। जो सभी का नाम है वो सर्वनाम, अर्थात सभी संज्ञाओं के स्थान पर, क्योंकि नाम किसका अर्थ होता है? संज्ञा का। तो सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सब सर्वनाम कहलाते हैं। बिल्कुल आसान से नाम, सर्वनाम, नाम से ही पता चला है नाम। सर्व यानी सबका, सबका किसका? नाम का यानी संज्ञा का। तो जितनी संज्ञाएं हैं उन संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या है? सर्वनाम है। जितनी संज्ञाएं हैं उनकी जगह इनको रखेंगे, वही सर्वनाम है। इससे वाक्य सहज एवं सरल हो जाता है। इससे वाक्य क्या लगता है? एकदम सहज सरल हो जाता है। कैसे? देखो बार बार अगर अपन मैं कहता हूं मोहन विद्यालय जाता है, मोहन बीमार हो गया, मोहन विद्यालय नहीं आया क्योंकि मोहन बीमार हो गया, मोहन के पिताजी ये करते हैं, मोहन के पिताजी वो करते हैं। क्या है ये बार बार मोहन मोहन मोहन? अटपटा लगता है, भाषा से सरल नहीं रहती। पुनरुक्ति दोष क्या पाया जाता है वाक्य में? अगर बार बार उसी संज्ञा शब्द का प्रयोग करेंगे पुनरुक्ति दोष पाया जाता है। तो पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए, भाषा को सुंदर बनाने के लिए, उस वाक्य को संक्षिप्त बनाने के लिए सर्वनामों का प्रयोग होता है। जैसे मैंने कहा कि सीता आज शाला नहीं आएगी। शाला यानी विद्यालय। सीता आज विद्यालय नहीं आएगी क्योंकि सीता बीमार है। देखिए सीता, फिर सीता बीमार है, दोनों जगह पुनरुक्ति दोष है, वापिस वही है। थोड़ी सी भाषा बार बार वही एक ही शब्द अच्छा नहीं लगता, तो उस वाक्य को, उस भाषा को सुंदरता लाने के लिए, उस भाषा में उसमें संक्षिप्तता लाने के लिए बहुत बड़ा अपना संज्ञा शब्द है जो करता है, उसको वह वे ये इतना लगा करके अपन संक्षिप्त कर सकते हैं, छोटा रूप कर सकते हैं।
और सुंदर भी लगता है। तो भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता और पुनरुक्ति दोष, बार बार जो दोहरान हो रहा है शब्द का, उससे बचाव हो जाएगा। उससे बचाव होगा, छुटकारा मिल जाएगा, भाषा अपने आप सुंदर लगेगी, नहीं तो अटपटा लगता है। तो पुनरुक्ति दोष से बचाव के लिए, भाषा में सुंदरता के लिए, संक्षिप्तता के लिए समास अपने सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो सीता आज शाला नहीं आई क्योंकि सीता बीमार है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि सीता आज शाला नहीं आई क्योंकि वह बीमार है। तो इससे भाषा सुंदर लगती है, संक्षिप्तता आ जाती है, पुनरुक्ति दोष से बचा जा सकता है। तो सर्वनाम का प्रयोग इसी उद्देश्य से होता है। देखिए, इससे भाषा सहज एवं सरल हो जाती है। भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता एवं पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वही सर्वनाम होता है। समझा दिया आपको? यथा यानी जैसे, उदाहरण देखिए, सीता आज शाला नहीं आई क्योंकि सीता बीमार है। तो देखिए सीता, फिर करता आ गया सीता, यहां आया सीता, फिर वापस रिपीट हो रहा है सीता। तो कौन सा दोष है? पुनरुक्ति दोष है। तो इस पुनरुक्ति दोष से बचाव के लिए इसके स्थान पर यदि कहा जाए सीता आज शाला नहीं आई क्योंकि वह बीमार है, इस सीता की जगह वह, तो वह बीमार है, वह किसके लिए आया? कि सीता के लिए आया। तो संज्ञा है सीता, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ तो सर्वनाम है सीता है। तो सर्वनाम के प्रयोग से यह वाक्य अधिक सरल एवं सुंदर बने जाएगा। देखिए परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, ये, वे, जो, सो, सब क्या है? सर्वनाम है। देखिए यहां अपन ने कहा ना सीता संज्ञा थी, संज्ञा के स्थान पर वह लिया अपन ने, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ तो सर्वनाम। देखिए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, हम, आप, उसका आदि। अब बात करते हैं सर्वनामों की संख्या, यानी सर्वनाम जो है उनकी संख्या कितनी होती है। इसमें बड़ा कंफ्यूज रहता है बेटा। एक होता है भेद, एक होता है संख्या। अगर परीक्षा में प्रश्न आता है सर्वनामों की संख्या होती है तो आपको 11 करनी है। अगर प्रश्न आता है सर्वनाम के भेद होते हैं तो आपको 6 बताने हैं। दोनों अलग अलग है, एक संख्या है, एक भेद है। अपन जल्दबाजी में प्रश्न पढ़ते नहीं है, संख्या पूछे तो ही 6 नहीं 11। देखो मूल रूप से सर्वनामों की संख्या होती है 11। कितनी होती है? 11 होती है। और अगर अपन वो कारक चिन्ह जो होते हैं, परसरक होते हैं कारक, उनको अगर उनके साथ लगाते हुए अपन सर्वनाम बनाने लग जाए तो इनकी संख्या 100 से भी ऊपर चली जाती है। कितनी हो जाती है? 100 से भी ऊपर चली जाती है। तो बेटा 100 से ऊपर जा रही है लेकिन मूल 11 ही होती है। 11 से ही सबका निर्माण हुआ है। वो मूल 11 कौन से है? मैं, तुम, आप, मैं, तुम, आप, जो, सो, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये 11 मूल होते हैं। इनसे आगे बढ़ते हैं। देखिए सर्वनाम की संख्या, सर्वनाम की मूल संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। संख्या पूछी जाए तो 11 होती है। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, यही 11 है। अब इससे देखो मैं है, मैं से आप बना सकते हो बेटा। कैसे बनते हैं? कारक चिन्ह से। देखो मैं है तो मैं में मैंने कारक चिन्ह जोड़ा ने, तो क्या बन गया? मैंने। रारी संबंध जोड़ा तो मेरे, बना कि नहीं बना? तो इस प्रकार से अगर अपन बनाने लग जाए तो मेरा, मेरी, मेरे, एक से ही अनेक बन रहे हैं। इस प्रकार ये ने लगा है, रे लगा है, कारक चिन्ह है, कारक के चिन्ह है। तो इनको लगाने से इनकी संख्या 100 से भी प्लस चली जाती है। लेकिन मूल पूछा जाए तो 11 ही होते हैं। तू है तो तू से ने लगाते तूने बन गया। मैं पेपर, तुम, तूने, तुम्हें, तुमको, काके की, मैं पेपर को, कर्ता ने कर्म को लगाया तो तुमको, हम, मैं लगाते हमें, को लगाते हमको। तो इस प्रकार 100 से भी ऊपर चली जाती है।
तो संख्या आपको याद रखनी है बेटा, प्रश्न आ सकता है। अब अगला पॉइंट है सर्वनाम के भेद। यह बड़े इंपॉर्टेंट है, यहीं से अपना प्रश्न आता है। सर्वनाम के भेदों की बात करें बेटा, तो सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। देखो एक एक जानिए। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये 6 भेद बेटा इसके होते हैं। हर हाल में अपने को याद रहने चाहिए। अगर ये याद नहीं रहते हैं, देखिए आप, तो एक पंक्ति में आपको लगाता हूं कि पुरुष ध्यान रखना, पुरुष निश्चय और अनिश्चय के संबंध को समझ नहीं पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था। इसलिए उसने निज से प्रश्न किया। ये एक पंक्ति है बेटा, आप इसको सूत्र के रूप में ले सकते हो कि पुरुष से पुरुषवाचक, निश्चय से निश्चयवाचक, अनिश्चय से अनिश्चयवाचक, संबंध से संबंधवाचक, निज से निजवाचक और प्रश्न से प्रश्नवाचक। एक पंक्ति में 6 के 6 नाम है कि पुरुष जो है वो पुरुष निश्चय और अनिश्चय का जो संबंध है उस संबंध को समझ नहीं पा रहा था, इसलिए उसने निज से यानी खुद से निज से प्रश्न किया। इस पंक्ति से याद रख सकते हो। तो पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, ये आपके 6 भेद इसके माने जाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के फिर 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है उसके फिर से 3 भेद होते हैं। अब वो 3 भेद कौन से होते हैं बेटा? वो होते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। याद रखना। देखिए अब एक एक की अपन विस्तार से चर्चा करते हैं। इनकी परिभाषाएं पूछी जा सकती है या फिर पूछा जा सकता है कि आप दे दिया, आप सर्वनाम है, नीचे दे दिया उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, कोई नहीं, ऐसे। तो गहराई से आपको जानना है, बड़े अच्छे से इनको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सरल होता है, आराम से पढ़ पाओ। तो पहली बात करते हैं अपन पुरुषवाचक सर्वनाम की। यानी बेटा 3 चीजें होती है इसमें। एक होता है वक्ता, एक होता है वक्ता यानी बोलने वाला, एक होता है श्रोता यानी सुनने वाला, और एक ना तो वक्ता होता है ना ही श्रोता होता है, यानी ना बोलने वाला ना सुनने वाला, वो तीसरा अन्य ही होता है, तो अन्य पुरुषवाचक। तो परिभाषा इसी से बनती है कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी वक्ता, श्रोता या किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। देखिए वे सर्वनाम शब्द जो किसी वक्ता यानी बोलने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला तथा किसी अन्य के लिए, अन्य यानी ना बोलने वाला है ना सुनने वाला है, कोई तीसरा ही है, के लिए प्रयुक्त हो। वे सर्वनाम शब्द जो किसी वक्ता, श्रोता या अन्य के लिए प्रयुक्त हो उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, आप, वह, वे आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। तो अब अपन इनकी चर्चा करते हैं, इनके भेदों की, पुरुषवाचक के, फिर एक एक को आगे और पढ़ते हैं। तो चलिए इसके भेद देखते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद है मित्रों, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। यानी उत्तम पुरुषवाचक किसे कहते हैं? देखो अपन ने बात की परिभाषा में, एक होता है वक्ता यानी बोलने वाला, एक होता है श्रोता सुनने वाला, एक ना बोलने वाला होता है ना ही सुनने वाला होता है, अन्य होता है। जैसे देखो आप, मैं बोल रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप क्या कर रहे हो? क्लास देख रहे हो, सुन रहे हो मुझे, तो मैं बोलने वाला हो गया यानी वक्ता हो गया, आप सुनने वाले हो गए यानी श्रोता हो गए। और मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, लेकिन मैं बात किसी और की कर रहा हूं,
ना मेरी कर रहा ना आपकी कर रहा, किसी और की कर रहा हूं तो वो अन्य हो गया। तो उसी आधार पर इनके 3 भेद कर दिए गए, उत्तम, मध्यम और अन्य। अब उत्तम क्या है, एक सूत्र याद रखो छोटा सा, माइंडली आप आराम से सीख जाओगे कि मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब अन्य। मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब अन्य। यानी मैं उत्तम, मैं यानी खुद के लिए वक्ता, मैं बोलने वाला हूं, मैं वक्ता, मैं बोलने वाला हूं। तो अब ये जरूरी नहीं है मैंने कह दिया तो मैं ही बोलने वाला हूं, बोलने वाला तो आप भी हो सकते हो। जब मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, श्रोता हो आप, मैं वक्ता। लेकिन जब आप बोलोगे तो आप वक्ता, मैं सुन रहा हूं, तो फिर मैं क्या हो गया, श्रोता। ये तो कंडीशन पर निर्भर करता है, जो बोल रहा है वो वक्ता है, जो सुन रहा है वो श्रोता है। इतनी याद रखो, बोल रहा है कोई भी बोले वो वक्ता है, जो सुन रहा है कोई भी सुने वो श्रोता है। और दोनों आपस में बात करें लेकिन बात किसी और की कर रहे हैं वो अन्य है। तो उस आधार पर जो वक्ता के लिए प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। अब वक्ता के लिए कौन सा हो सकता है, वो खुद के लिए मैं और हम, मैं और हम की बात करता है। तो मैं से सारे लोग, मैं, मेरा, मुझे, मुझको, मेरी, मेरे, ये सब, हम, हमें, हमको, हमारा, हमसे, ठीक है, ये खुद के लिए। और मध्यम में श्रोता के लिए, यानी वे सर्वनाम शब्द जो श्रोता के लिए यानी सुनने वाले के लिए प्रयुक्त हो उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं उत्तम, तुम मध्यम, तुम सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूं तुम सुन रहे हो, तो तुम श्रोता। तो सुनने वाले के लिए, तो सुनने वाले के लिए मैं क्या कहूंगा, तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारा। मैं आप बोल रहा हूं तो मैं तुम या तुम कहूंगा या आप कहूंगा। तो आप, जब मैं आपको कहूंगा तो आपको आदर देने के लिए आप कहूंगा, क्या कहूंगा, आदर सूचक शब्द होगा वो, आदर देने के लिए आपका प्रयोग। मैं ये कर लूंगा तू काम कर लेना, तू काम कर लेना, या मैं ये कहूंगा आप काम कर लेना। तो तुम और आप में अंतर आ गया ना, मैं आपको आदर दे रहा हूं, मान सम्मान दे रहा हूं। तो ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। तुम और तुम से शुरू होने, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुमको, तुमसे, तुमने, ये हो गया। तुझे, तुझसे, ये क्या है। अन्य में क्या हो गया, मैं कह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, देखो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, तो सीधी सी बात अन्य की आएगी। वे, मैं कह रहा हूं वे आज मेला देखने गए, वे आज मेला देखने गए, तो मैं बोल रहा हूं वक्ता, आप सुन रहे हो, लेकिन ना मेरी बात हो रही ना आपकी हो रही। मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, बात किसी और की हो रही है, किनकी, उनकी जो मेला देखने गए। तो वे, तो वो कौन थे, अन्य थे। तो अन्य पुरुषवाचक। तीनों बातें बेटा क्लियरली आपके समझ में आगे होगी, वही है, देखते हैं। उत्तम पुरुषवाचक वे सर्वनाम शब्द जो वक्ता के लिए प्रयुक्त हो, वक्ता यानी बोलने वाले के लिए प्रयुक्त हो, उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें मैं और हम से प्रयोग होता है। मैं का बहुवचन हम, मैं, मैंने, मुझे, मेरा, मुझको, हम, हमें, हमको, हमारा, भैंस। बाकी देखिए, मैं कल जयपुर जाऊंगा, मैं बोल रहा हूं तो खुद के लिए प्रयोग कर रहा हूं, मैं कल जयपुर जाऊंगा। या हम आज खेलने गए, हम खुद से, ये मैं, हम, हमें, हमारा, मैं, मैंने, मुझे, मुझको, खुद के लिए, वक्ता के लिए, ठीक है। अगला मध्यम पुरुषवाचक वे सर्वनाम शब्द जो किसी श्रोता यानी सुनने वाले, आप सुन रहे हो आपके लिए, सुनने वाले के लिए, श्रोता के लिए प्रयुक्त होने मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें तुम और तुम का बहुवचन तुम, क्या होगा, तुम। तो तुम, तुम्हें, तुमको, तुम्हारा, तुझे, आप, आपको, आपके, आप हमेशा आदर देने के लिए प्रयुक्त होता है मध्यम पुरुषवाचक में। जैसे कि आजकल आप कहां रहते हैं, आजकल आप कहां रहते हैं, कहां है, नहीं तो कहां हो जाएगा। आजकल आप कहां रहते हैं, तो मैंने आप आदर दिया ना आपको, तो आप यहां पर क्या, मैं कह रहा हूं आजकल आप कहां रह रहे हैं, तो आपको कह रहा हूं आप सुनने वाले हो, श्रोता मध्यम पुरुष। कल तुम क्यों नहीं आए, कल तुम क्यों नहीं आए। मैं कह रहा हूं कि कल तुम क्लास में क्यों नहीं आए, तो तुम, मैं बोल रहा हूं वक्ता, आप सुन रहे हो, सुनने वाले के लिए, तो मध्यम पुरुषवाचक। अब तीसरी बात अन्य पुरुषवाचक वे सर्वनाम शब्द जो न तो वक्ता के लिए यानी न तो बोलने वाले के लिए और न ही श्रोता यानी सुनने वाले के लिए बल्कि किसी अन्य के लिए प्रयुक्त हो, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वे आज मेला देखने आएंगे, तो मैं कह रहा हूं आप सुन रहे हो, मैं वक्ता हूं, आप श्रोता सुनने वाले हो, लेकिन बात उनकी हो रही है, वे आज मेला देखने नहीं आए, तो वे यहाँ पर क्या, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वे लोग, वे, ये, आप यहां भी होता है,
आप यहां पे होता है या तो आदर देने के लिए, श्रोता को, सुनने वाले को आदर देने के लिए, यहां सुनने वाला नहीं है, बात आप आएगा तो भी किसी अन्य की होगी, अन्य पुरुष वाचक, लेकिन यहां परिचय कराने के लिए उस आप जिसको आपका अतिथि है कोई और है जिसका आप परिचय करवा रहे हो, उसका परिचय देने के लिए आपका प्रयोग होता है उस व्यक्ति का। जैसे गांधी जी ने देश को आजादी दिलाई, गांधी जी ने देश को आजादी दिलाई, आप अहिंसा के पुजारी थे, तो आप यहाँ किसके लिए आया है? गांधी जी के लिए आया है। आपने देश को आजादी दिलाई, आप अहिंसा के पुजारी थे, तो आप आए गांधी जी के लिए। अब मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हो, तो अन्य की बात हो रही कि गांधी जी की बात हो रही है, मैं कह रहा हूं आप सुन रहे हो कि गांधी जी ने देश को आजादी दिलाई, और फिर कहा आप अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी के लिए मैंने उपयुक्त शब्द लिया, आप अहिंसा के पुजारी थे, यानी गांधी जी थे। तो मैं कह रहा हूं आप सुन रहे हो, लेकिन बात किसकी हो रही? गांधी जी की। आप यहाँ गांधी जी के लिए आए तो क्या अन्य पुरुषवाचक का सर्वनाम। तो बेटा तीनों आराम से समझ में आ गया कि मैं उत्तम, तो मध्यम, बाकी सब अन्य, बिल्कुल आसान सा। चलो पहला भेद अपना कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं दूसरा भेद, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम नाम से पता है जो निश्चित है, यानी वे सर्वनाम शब्द जो निकट या दूर, निकट यानी पास में, दूरस्थ यानी दूर, निकट या पास की वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करें, वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करें, उन्हें अपन क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके दो प्रयोग होते हैं, निकट की वस्तुओं के लिए यह और ये, यह और यह आएगा, दूर की वस्तुओं के लिए वह और वे आएगा, वह और वे आएगा। देखिए निकट की वस्तुओं के लिए यह और इसका बहुवचन ये, दूर की वस्तुओं के लिए वह, इसका बहुवचन वे। आइए बात समझ। देखो मैं कहूंगा, मैं ये कह रहा हूं, देखो आप सुन रहे हो, मैं कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं कि यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। तो मैं आज से ही पता कर लो दूर और निकट का, कौन सी दूर की है कौन सी, ऐसा आ सकता है? या निकट की वस्तु के लिए प्रयुक्त है यह, वह, ये में से, तो यह। तो देखो मैं कहता हूं यह पुस्तक मेरी है, तो मेरा हाथ यही रह रहा है, यह पुस्तक मेरी है, ये किताब, ये मेरी किताबें हैं, यह मेरी किताबें हैं, ये मेरी पुस्तकें हैं, ये मेरी घड़ी है, ये मेरी टेबल है, यहां रह रहा है यह, ये का ये। मैं कह रहा हूं वह मेरी पुस्तक है, वह मेरा कंप्यूटर है, तो वह हाथ दूर जा रहा है, यह और ये में यही रह रहा है, पास रह रहा है तो निकट, पास रह रहा है निकट, वह और वे में आगे निकल रहा है हाथ, दो दूर, दूरस्थ, याद हो गया होगा। एक शब्द है बेटा, इसमें एक नोट लगाया मैंने, यह वह या ये वे, इसमें चार फिक्स है, यह वह ये वे, निश्चयवाचक में निश्चित। लेकिन अगर यह वह ये वे के बाद तुरंत बाद, इनके ठीक बाद अगर कोई संज्ञा शब्द आ जाता है तो फिर ये निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं कहलाएंगे, ये कहलाएंगे संकेतवाचक या सार्वनामिक, जो उसका दूसरा नाम है विशेषण बन जाएंगे, फिर ये सर्वनाम नहीं रहेंगे। चलिए देखते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो निकट या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करें, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके मुख्य दो प्रयोग होते हैं, निकट की वस्तुओं के लिए यह, ये, दूर की वस्तुओं के लिए वह, वे। नोट देखिए, यह वह के तुरंत बाद कोई संज्ञा शब्द नहीं होना चाहिए, संज्ञा शब्द नहीं होना चाहिए। अगर संज्ञा शब्द होता है तो ये संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखो कि यह पुस्तक मेरी है, देखो यह है, इसके ठीक बाद पुस्तक क्या है? संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा शब्द आ गया ना, तो अब ये निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा? ये संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण बन गया। यह, इसके बाद क्या आ गया? घड़ी, यह के बाद घड़ी, घड़ी जातिवाचक संज्ञा है, अपन पढ़ चुके हैं पिछले अध्याय में। तो घड़ी जातिवाचक संज्ञा, तो तुरंत बाद यानी यह के ठीक बाद क्या आ गई? संज्ञा आ गई, तो यह संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण है, निश्चयवाचक नहीं। अगर निश्चयवाचक होगा तो आपको इस वाक्य को कैसे बनाना पड़ेगा? यह मेरी घड़ी है। अब देखिए, यह के तुरंत बाद सर्वनाम आया, संज्ञा शब्द आगे है। ऐसे ही यह मेरी पुस्तक है, पुस्तक आगे जाएगी, तुरंत बाद नहीं आएगी। बेटा आराम से समझ में आ गई होगी बात, इस बात को जरूर ध्यान रखें। चलिए अगली बात करते हैं, अपना तीसरा भेद अनिश्चयवाचक
नाउन। देखो निश्चयवाचक था, इसका ठीक विपरीत है, यानी वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित पदार्थ या वस्तु का, व्यक्ति का बोध नहीं होता, यानी अनिश्चितता बनी रहती है, निश्चितता का बोध नहीं होता, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते। देखिए जिन सर्वनामों से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता, देखो निश्चित का बोध नहीं होता, इसका मतलब अनिश्चित है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसमें मूल धातु कोई और कुछ। जैसे उदाहरण देखिए, दरवाजे पे कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो आपको पता है क्या निश्चित है क्या कौन खड़ा है? आपको पता नहीं है। अनिश्चित है कौन खड़ा है? आपको पता नहीं है। मैं कहूं चाय में कुछ गिर गया है, चाय में कुछ गिर गया है, तो क्या गिरा है आपको पता नहीं, अनिश्चित है। तो कोई कुछ इसमें आता है, अनिश्चयवाचक का उदाहरण होगा। कोई आ रहा है, कौन आ रहा है पता नहीं। दरवाजे पर कोई खड़ा है, कौन खड़ा है पता नहीं। स्वाद में कुछ कमी है, अनिश्चित पता नहीं, क्या कमी है पता नहीं, लेकिन कुछ कमी जरूर है। अनिश्चित है, अनिश्चित नहीं है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम बेटा समझ में आ गया होगा। कोई जो है वो प्राणी के लिए प्रयुक्त होगा, और कुछ है वो निर्जीव वस्तु के लिए प्रयुक्त होगा। ये कुछ वस्तु के लिए आएगा, और कोई व्यक्ति के लिए आएगा। अब चौथा भेद है इसका संबंधवाचक सर्वनाम। चौथा भेद है बेटा संबंधवाचक सर्वनाम। देखो वाक्य के अंदर दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं का पारस्परिक जो मेल है, उस मेल को या संबंध को प्रकट करने वाले जो सर्वनाम होते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यानी वाक्य के अंदर दो वस्तु होगी या दो व्यक्ति होगी, उनमें जो पारस्परिक यानी आपस में जो संबंध है, उस संबंध को जो सर्वनाम प्रकट करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये जोड़े के रूप में होते हैं, जैसे जो के साथ सो, जो के साथ वह, यद्यपि के साथ तथापि, जैसा वैसा, जिसकी उसकी, ऐसा आएगा बेटा जोड़े के रूप में। तो देखते हैं जब जिन सर्वनाम शब्दों से दो व्यक्तियों, कितने? दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं, या दो व्यक्ति होंगे या दो वस्तु होगी, का पारस्परिक यानी आपस में संबंध प्रकट होता है, जिन सर्वनामों से संबंध प्रकट होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सो, जैसा वैसा, जैसी वैसी, जिसकी उसकी, जो है, यद्यपि तथापि। यानी उदाहरण कितना प्रसिद्ध उदाहरण, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो लाठी का संबंध किससे है? भैंस से है, यानी लाठी है वो भैंस को ले जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। संबंध स्थापित करने वाला शब्द कौन है? जिसकी और उसकी। तो जिसकी और उसकी कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसा कर्म वैसा फल, तो जैसा और वैसा संबंधवाचक है। कर्म और फल का संबंध जैसा और वैसा से प्रकट हो रहा है। जो पढ़ेगा सो पास होगा, जो का संबंध सो से है, जो और सो संबंधवाचक सर्वनाम है, यानी पढ़ने का संबंध किससे? पास होने से। पढ़ोगे तो पास होगा। तो बेटा समझ में आ गया होगा। अब अपन पढ़ते हैं इसका अगला पांचवा भेद। पांचवा भेद है बेटा निजवाचक सर्वनाम। जो अपना सर्वनाम है उसका पांचवा भेद है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक देखिए इसमें क्या है, कर्ता जो स्वयं, कर्ता जो काम को करने वाला है, वो कर्ता स्वयं अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे आप, अपने आप, स्वयं, स्वतः, खुद, ठीक है, वो सारे निजवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे एक उदाहरण के लिए कि मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं अपना काम स्वयं ही कर लूंगा, मैं आप ही चला जाऊंगा, खुद के लिए निजवाचक सर्वनाम। देखिए जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है, कर्ता काम को करने वाला जो वो करता है, कर्ता स्वयं के लिए करता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपने आप, स्वयं, खुद, स्वतः आदि,
ये इसके लिए प्रयुक्त होते हैं खुद के लिए। जैसे देखिए मैं आप ही चला जाऊंगा, तो आप यहाँ पर खुद के लिए मैं आप ही चला जाऊं, खुद ही चला जाऊंगा, अपने लिए बात कर रहा है। आप यहाँ पर निजवाचक, वह औरों को नहीं अपने आप को सुधार रहा है। तो यहाँ अपने आप क्या है, खुद, वह औरों को नहीं अपने आप को, खुद को निजवाचक। यह काम मैं स्वयं ही कर लूंगा, खुद ही कर लूंगा, खुद के लिए स्वयं यहाँ पर निजवाचक। मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो अपने आप खुद ही चला जाऊंगा, निजवाचक सर्वनाम। तो वे सर्वनाम शब्द जो कर्ता के स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अगला देखिए छठा भेद प्रश्नवाचक सर्वनाम। नाम से ही पता चलेगा प्रश्नवाचक, यानी वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी प्रश्न का बोध होता है। वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी प्रश्न का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कौन क्या, मूल तो नहीं है कौन क्या, लेकिन किसने, किससे, किसको, ये सब इसमें आ जाएंगे किसमें। ठीक है, देखिए वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी प्रश्न का बोध हो, वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसे, किसने आदि। और भी हो सकते हैं बहुत सारे। मूल कौन क्या ही है जो मैंने पहले बता दिया 11 में। देखो तो कौन आया है, देखो तो कौन है आया है, देखो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया ना, तो कौन यहाँ पर प्रश्नवाचक। तुम क्या कर रहे हो, मास्टर जी का क्या नाम है, दूध में क्या गिर गया है। अब ये मत कहना है निश्चित है, अरे वहां कोई कुछ होता है, कोई कुछ, कोई व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है, कुछ जो निर्जीव वस्तुएं जो होती है उनके लिए प्रयुक्त होता है। लेकिन यहाँ तो कुछ थोड़ी, क्या है, ये तो प्रश्न करवा रहा है, तो पता चल जाएगा प्रश्नवाचक यानी वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी प्रश्न का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब बेटा कुछ विशेष बात है कि जिनमें कुछ सर्वनाम जो थे वो डबल ट्रिपल आए हैं 3-3 जगह, तो उनको एक बार में जो मोस्ट स्टेशन से ज्यादा आप सर्वनाम, कौन सा सर्वनाम, आप सर्वनाम, ये 6 भेद जो अपने पास थे उन 6 भेदों में 3 जगह आ गया। कहां पर आ गया, 3 जगह। तो उनको अलग कैसे कर सकते हैं अपन, वो देखते हैं, वो पहचान देखते हैं एक साथ। अलग अलग बना के आ गए हो, आपके आराम से समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ एक बार फिर चर्चा करते हैं आप सर्वनाम का प्रयोग। पहले यदि आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए यानी सुनने वाले के लिए, यही ध्यान रखो, श्रोता यानी सुनने वाले के लिए। मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, श्रोता के लिए, वो भी किस रूप में, आदर देने के लिए, मान सम्मान के रूप में प्रयोग होता है, तो फिर आप जो सर्वनाम है वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम बना जाएगा। देखिए यदि आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए आदर सूचक, आदर देने के लिए किया जाए तब वह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। जैसे आप कल मेरे घर अवश्य पधारिए, मैं आपको सम्मान दे रहा हूं कि आप कल मेरे घर पधारिए। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, मैं श्रोता हूं और आपको कह रहा हूं आप कल मेरे घर पधारिए। आप यहाँ पर क्या है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, मैं आपको मान सम्मान दे रहा हूं, इसलिए आप शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। और देखिए आप जयपुर से कब लौटे, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपसे, मैं वक्ता हूं, बोलने वाला, आप सुनने वाले श्रोता हूं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं आप जयपुर से कब लौटे। आप, मैंने श्रोता के लिए आपके लिए लिया है और आपको सम्मान देने के लिए लिया है आदर सूचक, तो कौन सा होगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। एक प्रयोग समझ आ गया। दूसरा, आप शब्द का प्रयोग जो है वो आदर सूचक रूप में, आदर देने के लिए ही, आदर सूचक रूप में अन्य के लिए किया जाए, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। बात आ गई। आप शब्द का प्रयोग होगा आदर रूप में ही होगा, लेकिन वो श्रोता के लिए, अन्य के लिए होगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। मैं बोलूंगा आप सुनोगे, लेकिन बात तीसरे की होगी। जैसे देखो उदाहरण, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहलाते, बात किसकी कर रहा हूं मैं, महात्मा गांधी। मैं बोल रहा हूं वक्ता, आप सुन रहे हो श्रोता, ना मेरे लिए ना आपके लिए। मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, बात में किसकी कर रहा हूं, तीसरे की, अन्य की। किसकी, अन्य कौन है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहलाते हैं। आप स्वतंत्रता
आंदोलन के अग्रदूत रहे हैं। तो महात्मा गांधी के लिए मैंने आप लिया है, और आप यहाँ पर अन्य है महात्मा गांधी, तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। सचिन क्रिकेट के महान सम्राट कहलाते हैं, सचिन क्रिकेट के महान सम्राट कहलाते हैं। आप भावी क्रिकेटरों के पथ प्रदर्शक भी है। तो सचिन के लिए यहाँ पर आप आया है। तो मैं कह रहा हूं ये वाक्य आपसे कि सचिन क्रिकेट के महान सम्राट कहलाते हैं। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो बात किसकी हो रही है? अन्य की, सचिन की। और अन्य के लिए आप प्रयोग हुआ है, तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता। दो पता चल गया। मध्यम पुरुषवाचक जब श्रोता के लिए आदर सूचक रूप में हो, अन्य पुरुषवाचक जब आदर सूचक रूप में किसी अन्य के लिए हो तो अन्य पुरुषवाचक। तीसरा, आप यहाँ पर कर्ता के लिए प्रयोग हो, स्वयं के लिए निजवाचक अभी पढ़ाया अपन। आप शब्द जो सर्वनाम है उसका प्रयोग जब कर्ता के स्वयं के लिए प्रयोग हो तो निजवाचक सर्वनाम प्रयोग किया जाएगा, लेकिन वो आदर सूचक नहीं होगा। खुद ही समझ सकते हो इस बात को। मैं मेरे लिए कोई बात कहूंगा तो अपना खुद का मान सम्मान करूंगा, मैं आदर करूंगा, तो आदर सूचक रूप में नहीं होता। आप कहते हो मेरे लिए तो आप सम्मान दे सकते हो, लेकिन आप बोलते हो तो वक्ता हो गए, मैं आप सुनने वाला हो गया, उस समय मैं श्रोता हो गया, तो मध्यम पुरुष। लेकिन खुद के लिए प्रयोग करोगे तो नहीं होता। देखिए, यदि आपका प्रयोग कर्ता के लिए हो तो निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है, या आप आदर सूचक नहीं होता। जैसे मैं अपना काम आप ही कर दूंगा, तो यह आप खुद के लिए है, वह आप ही आ जाएगा, तो वह के लिए है, वह आप है, उसके लिए है, तो आप ही चला जाएगा, आप ही कर लूंगा। तो ये आपके 3 जगह प्रयोग हुए थे। उसके बाद बेटा छोटी सी बात और करूंगा, यह, वह, ये और वे, इनका प्रयोग भी अपने कितनी जगह हुआ? एक तो वहां देखो, यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप, कहां पर? निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम में हुआ। दूसरा कहां पर हुआ बेटा? दूसरा मैंने वहां नोट लिखवाया था, सार्वनामिक या संकेत वाचक विशेषण। ये किस कब होगा? वो एक देखो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम मैंने कहा था ना, मैं बोल रहा था, आप सुन रहे हो, ध्यान दिया था मैंने। वे कल मेला देखने गए, वे कल मेला देखने गए, तो वे आया कि नहीं आया? वो क्या था? अन्य पुरुष। मैं बोल रहा था, आप सुन रहे थे, लेकिन वे कल मेला देखने के बाद अन्य की हो रही थी, तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। एक बात आगे समझे। दूसरा, निश्चयवाचक और सार्वनामिक में क्या है? इसमें संकेत करेगा निश्चयवाचक में, यहां संकेत नहीं हो रहा। वे कल मेला देखने गए, संकेत का है, बात नहीं जा रही है उनके बारे में साधारण सी। यहाँ क्या है? अन्य पुरुषवाचक में तो वो सीधी बात होगी, यहां संकेत होगा कि यह मेरी पुस्तक है, वह मेरी घड़ी है, तो निश्चितता का बोध करवाएगा। लेकिन सार्वनामिक कब होगा? यह वाक्य तुरंत बाद जब क्या आ जाए? संज्ञा शब्द आ जाए। जैसे मैंने कहा यह मेरी घड़ी है, तो यह के बाद मेरी आया, सर्वनाम यह है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। लेकिन मैं कहूं यह घड़ी मेरी है, तो यह के तुरंत बाद घड़ी आया, तो घड़ी या तुरंत संज्ञा है, तो वो सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण होगा। तो ये बात भी बेटा क्लियर हो गई होगी। तो ये दो, आप और यह व ये वे, ये जगह जगह प्रयुक्त होते हैं, 3 जगह। तीनों को अलग अलग स्थितियों में मैंने क्लियर कर दिया है। आपको भली भांति बेटा समझ में आ गया होगा। अब चाहे कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, चाहे 10वीं क्लास हो, चाहे आप 11वीं 12वीं, आप बीए में कंपलसरी हिंदी का आने वाले पेपर पास करोगे उनमें, चाहे कहीं पढ़ लेना, इससे बेटर मैटर नहीं मिलेगा आपको। बड़ा शानदार मेरे तरीके से समझाया है, बिल्कुल इजी आसान भाषा में, और प्रश्न इस मैटर से बाहर आएगा नहीं। बड़ा बेहतरीन जो है वो आराम से आपके समझ में आ गया, और आराम से आप इस प्रश्नों को हल कर पाओगे। प्रश्न सीधा आता है, देखो ए बार में ऐसे प्रश्न आते हैं, मैंने दे दिया, आप सर्वनाम है, आप सर्वनाम है, तो यहां आएगा उत्तम
पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, कोई नहीं। तो क्या होगा, आप यहां पर मध्यम में, उत्तम में आता नहीं, निश्चय में नहीं आता, कोई नहीं, हो ही नहीं सकता, मध्यम पुरुषवाचक है। इसमें अन्य नहीं डाल सकता, अन्य तो होता हो, नीचवाचक नहीं डाल सकता, वो भी होता हो, तो ऑप्शन ऐसे ही डालेगा। इस प्रकार से इनमें प्रश्न बन जाएंगे। सीधे सीधे प्रश्न भी आते हैं, परिभाषा पूछी जाती है कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उनके भेदों को समझाइए, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उनके भेदों को बताइए। यह वाक्य दे देता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उक्त वाक्य में कौन सा सर्वनाम है उसको परिभाषित कीजिए। तो संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा लिख दो। ये तरीका रहेगा प्रश्न पूछने का, या फिर ये तरीका रहेगा जिसमें अब पार्ट में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। कोई एक उदाहरण देकर के ये ऐसे प्रश्न दे देगा कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहलाते हैं, आप स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रदूत रहे। इस वाक्य में आप में सर्वनाम है, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, ऐसा उदाहरण देके डाल देगा। तो आराम से बेटा ये एक एक चीज मैंने क्लियर कर दी है। आपको आज की क्लास अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई हो तो आप क्लास को जाते जाते लाइक कर दें और इसको धनाधन जितना हो सके शेयर कर दें, ताकि नेक्स्ट क्लास में अपने साथ आज जो संख्या है उससे दुगनी संख्या मिले, हर एक स्टूडेंट को इसका फायदा मिले। मैं कह रहा हूं जब तक आप पहुंचाओगे नहीं, नए विद्यार्थी जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन जब उनको पता ही नहीं है चैनल का ही, तो बेचारे कहां से पढ़ पाएंगे। कम से कम अपना इतना फर्ज बनता है कि आपको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है, मैटर उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो आप नए लोगों को भी इसका फायदा मिले, आप उन तक पहुंचाइए, उनको सूचित करिए। ऐसी मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं कि आप कम से कम 5 से 10 बंदों को इनवाइट करोगे और नेक्स्ट क्लास में लेकर के आओगे। देखिए ये कंपटीशन लेवल से भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। सीटी में से काफी प्रश्न है, आप लोगों ने देखा भी होगा। इस मैटर में भी खूब प्रश्न मिले होंगे जो आपके हैं, और आगामी परीक्षाओं में भी मिलेंगे। तो कंपटीशन वाले भी इस क्लास को बढ़िया तरीके से याद कर लें, बढ़िया तरीके से मनन करें, इस पर आराम से समझ में आ जाएगी। और मैं कहता हूं अगर आप मन से मेरे साथ पढ़ते हो तो विश्वास के साथ कहता हूं कि मेरी क्लास में मैटर आपको 60 से 70-80% तक क्लास के अंदर ही याद हो जाता है, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। एक बार फिर मिलूंगा नई क्लास के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, और जाते जाते क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया वो भी कर दें और क्लास को शेयर कर दें। धन्यवाद। राम राम सर।